नमस्ते, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का नंबर 1 शो मठाधीश। इस शो का नाम मठाधीश इसलिए रखा गया है जिसमें सियासत, अपराध, बाहुबल सब कुछ इसमें सम्मिलित किया जाता है। सियासत और अपराध का कॉकटेल, राजनीति का अपराधीकरण या अपराध का राजनीतिकरण। हर हफ्ते हम आपको एक शो दिखाते हैं और एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जिनके शौक भी दुनिया वाले जानते हैं, जिनका राजनीतिक कद है वो भी बहुत सारे लोग जानते हैं। हमारे साथ आज जुड़ेंगे मिर्जापुर के एमएलसी विनीत सिंह, जिन्हें बाहुबली भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग कालीन भैया भी कहते हैं, बहुत सारे लोग उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उनका पूरा नाम श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह है। लंबे समय से राजनीति में है, कोऑपरेटिव के चेयरमैन रहे, एमएलसी रहे, पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और ये कहा जाता है कि पूर्वांचल के कई सारे जिलों में अगर आपको राजनीति करना है तो विनीत सिंह का सहयोग आपको लेना पड़ेगा। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस शो में मठाधीश में। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे कि 2009 से आप फुल पॉलिटिक्स में आए हैं और आपको लगता है कि जो राजनीति का आचरण है, जो लोकतंत्र का आचरण है, कितना बदल गया? क्योंकि अब भाषा की मर्यादा नहीं रही राजनीति में और एक दूसरे के ऊपर जब आरोप प्रत्यारोप चलता है तो लोग राजनीतिक और लोकतंत्र दोनों की मर्यादाओं का पालन नहीं करते। देखिए, परंपराएं तो तोड़ी गई है। राजनीति की जो मर्यादा था, पहले एक मर्यादा था, एक बड़े नेता के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमेशा जो है ध्यान रखते थे, मर्यादा का ध्यान रखते थे, आगे सामने वाले नेता के कद का ध्यान रखते थे। आज तुच्छी राजनीति टाइप के लोग बात करने लगते हैं। सियासत में लोग अपने निजी स्वार्थ को लेकर भारत के मर्यादा को भूल रहे हैं धीरे धीरे। इसे फिर से जो है उसी मर्यादा पे आने की ज़रूरत है, तभी भारत की एक मर्यादा बचेगी। राजनीति का जो तुच्छीकरण हो रहा है उस तुच्छीकरण से भी दूर हटना होगा और साफ सुथरी राजनीति करनी पड़ेगी। आपको लगता नहीं कि जिस तरह से राजनीति हो रही है, आप तो 2009-10 से भी एमएलसी हैं, राजनीति में हैं, बहुजन समाज पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, जो पुरानी सरकारें थी, जो पुराने बड़े लीडर थे, वो एक दूसरे का सम्मान करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सदन में जब पोखरण परीक्षण किया था इंदिरा गांधी जी ने, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। और आज देखिए सदन में क्या हो रहा है, एक दूसरे को व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। वो चाहे अखिलेश यादव की बात कर ले या असदुद्दीन ओवैसी की बात कर ले या इमरान मसूद की बात कर ले, जिस तरह से वो टिप्पणियां कर रहे हैं वो राजनीति के लिए घातक है। टिप्पणी इस प्रकार के लोग करने लगे हैं, बता दिया मैंने, निजी आ गए, निजी पे पर्सनल लोग लेने लगे हैं। सदन में पर्सनल बातें होने लगी है, जबकि ये संविधान से लेकर जितने अनुच्छेद हैं, जितनी नियमावलियाँ बनाई गई थी, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हर नियमावली के आधार पे लोग बात रखते थे, तथ्यों के आधार पे बात करते थे। आजकल सदन में कहीं की बात कहीं रख देते हैं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता है सदन में। उसके अलावा किसी पद पे जो व्यक्ति है, पद के नाम से आरोप लगाए जाते हैं, न कि उसके व्यक्ति के नाम से लगाए जाते हैं। लेकिन आज के समय में इस प्रकार की राजनीति हो रही है, इससे बचना चाहिए लोगों को। और जो जितना बचेगा उसकी ख्याति उतनी अच्छी रहेगी, राजनेता वो उतना ही अच्छा होगा। पूर्वांचल में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, ठाकुर वर्सेस ठाकुर, ठाकुर वर्सेस ओबीसी बहुत होता है, लेकिन विनीत सिंह के लिए कहा जाता है कि वो सबको एक साथ साथ लेते हैं। कहते हैं हाथी के पांव में सब कुछ समाहित है। ऐसा क्या करते हैं कि सारी दल के लोग, सारी बिरादरी के लोग विनीत सिंह के साथ खड़े हो जाते हैं, बाकी लोगों के साथ नहीं खड़े होते, दो धड़ों में बढ़ जाते हैं? देखिए, मिर्ज़ापुर जनपद, सोनभद्र जनपद में मैंने एमएलसी का 2009 में चुनाव लड़ने गया। 2010 जो है हम लोग वहाँ काउंटिंग हुई, चुनाव थोड़ा काउंटिंग टल गया था। 6 जनवरी को जो होना था आगे टल के जो है कि चला गया था। 6 को वोटिंग हुई थी, 9 को काउंटिंग थी, 12 को काउंटिंग हुई थी, 13 में हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ। हम 2009 में चुनाव लड़ने गए वहाँ पे जनपद में। उस समय भी पूरी हर समाज के लोग, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, सब लोग एक साथ आकर मेरे साथ खड़ा हुए थे, तभी इतने भारी बहुमत से वहाँ चुनाव जीत पाए थे। दूसरी चीज़, आज भी जो है क्षत्रिय समाज के लोग मिर्ज़ापुर सोनभद्र जनपद में कम हैं। उसके बाद क्षत्रिय से ज़्यादा ब्राह्मण आते हैं, लेकिन मेरे साथ क्षत्रिय हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे पिछड़ी में, अति पिछड़ी में, दलित में, महादलित में, सारे समाज के लोग मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं और हम भी हमेशा हर समाज के लिए खड़े रहते हैं। मैं जातिवाद का कभी राजनीति वहाँ किया नहीं। हर को जो मेरे सामने आया, जो भी काम लेकर आया, जिस प्रकार का भी काम लेकर आया, विकास संबंधित काम लेकर आया, चाहे लखनऊ से काम होना है, दिल्ली से काम होना, जिले स्तर पे काम है, जनपद स्तर के कामों को मैं अपने मन से और तन से एकदम लग कर हमेशा काम किया हूँ लोगों का। हर लोग का यही देन है कि
कि हर लोग मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इसी बार चुनाव हुआ विधान परिषद का 2 बार, वहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा गया। दोनों बार जो चुनाव हम लोग अच्छे से विपक्ष बहुत मजबूती के साथ, हम लोग विपक्ष की भूमिका में उस समय थे। चुनाव जब हुआ सपा की गवर्नमेंट थी, उस समय हमने जिला पंचायत का चुनाव जीता गया। तो इस प्रकार से वहाँ चुनाव लड़ा जाता, जीता जाता, सबका सहयोग रहा, तभी हम चुनाव जीत पाते हैं वहाँ पे। दोबारा आप एमएलसी का चुनाव लड़े थे, अपने भाई को लड़ाए थे, तो चुनाव जबरन हरा दिया गया था आपको, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। देखिए वो चुनाव सभी को पता है, वहाँ जन जन से पूछिएगा, जनपद में जाके कोई भी संस्थाएं, इतनी सरकार के पास एजेंसियां हैं, किसी से पूछे कि चुनाव कौन जीता था, सब बताएगा कि विनीत सिंह के भाई त्रिभुवन नारायण सिंह चुनाव वहाँ जीत गए थे। उस चुनाव को काउंटिंग में हराया गया था, ज़बरदस्ती का चुनाव, सबको बाहर निकाल दिया गया था, अंधेरा कर दिया गया था। उतने देर का सीसी फुटेज निकलवा लिया जाए तो पता चलेगा कि 8 मिनट सीसी फुटेज पे कुछ नहीं आएगा, झिलमिल झिलमिल चलता रहा। तो ये सारी चीज़ें जानती है, सत्ता के दबाव का वो चुनाव हुआ था, वो सभी को पता है। फिर भी उसको जो है कि हम लोग एक्सेप्ट किए कि जो हुआ है, संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं, तो इसलिए कोई वहाँ पे कोई विवाद भी नहीं हुआ। हम लोग मानते हुए उसको एक्सेप्ट किए। फिर चुनाव आया, निर्विरोध हम चुने गए, वहाँ पे चुनाव वही जनता थी, कोई बदलाव नहीं चाहिए जनता। तो इस प्रकार से वहाँ का सत्ता में क्या किया गया आप सभी को पता होगा उस समय। लेकिन कहा जाता है कि विनीत सिंह जब चुनाव हुआ इस बार का एमएलसी, तो सबसे पहले व्यक्ति थे जिनकी ये खबर आई कि निर्विरोध एमएलसी चुन लिए गए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि विनीत सिंह बाहुबली हैं और लोग उनसे डरते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई चुनाव मैदान में आया ही नहीं। देखिए ये मिर्जापुर सोनभद्र जनता का प्रेम था और डर भय अब कहीं नहीं रह गया, कोई किसी से नहीं डर रहा है। सरकार चुनाव जो भी लड़ाती है, कभी भी ये नहीं चाहती है कि नहीं हमारा प्रत्याशी से के तरफ से कोई भी ऐसे बाधा उत्पन्न हो जिससे सरकार की छवि खराब हो। ऐसा कहीं नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है, इस सरकार में किसी की हैसियत नहीं है कि किसी को कोई डरा दे, धमका दे। इस सरकार में बखूबी ये सरकार चला रही है, सारे माफिया राजतंत्र एकदम सब समाप्त हो चुके हैं। अब मुंह की बातें रह गई हैं सबकी, कौन कहाँ क्या बोल दे और कौन क्या बोलता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो बुलडोजर चलता है वो जाति देखकर जाता है, राजपूतों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाता और योगी सरकार जाति देखकर बुलडोजर चलाती है। इस सरकार में किसी भी जात का व्यक्ति अगर गलती किया है, किसी भी जात का व्यक्ति अगर गलती किया तो बुलडोजर चला है और आगे चलता रहेगा। छत्री समाज पे जो जहाँ तक बात आ रही है, छत्री समाज आजमगढ़ भी देख लीजिए, आजमगढ़ के कुछ माफिया थे जिसके घर स्कूल सब तोड़ दिए गए। मैं किसी का नाम नहीं यहाँ लेना चाह रहा हूँ, लेकिन जो ना सभी का घर द्वार तोड़ा गया, सब कुछ हुआ। जो गलतियाँ किया, जौनपुर में भी जो ना कि केस सही लगा गलत लगा, जो भी लगा, कानून की ये बात है, कानून के दायरे में सब कुछ कार्रवाइयाँ हुई, वहाँ भी लोग जेल गए। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं भी अपराध हुए हैं तो कोई बख्शा गया है, कोई भी नहीं बख्शा गया है। और कोई गलती करेगा ही नहीं, कोई अपराध करेगा ही नहीं, तो अगर उससे ज़बरदस्ती का जेल नहीं भेज दिया जाएगा, ज़बरदस्ती का बुलडोजर नहीं चलवाया जाएगा। गलती जो भी करेगा और उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगी सरकार, क्योंकि सरकार को जीरो टॉलरेंस की सरकार यह है। तो जीरो टॉलरेंस करना है तो किसी की स्वजाति हो चाहे गैर स्वजाति हो, सबके साथ एक सामान्य व्यवहार किया जा रहा है। आपके ऊपर एक मुकदमा लिखा गया था अखिलेश यादव की सरकार में, कार्टून को लेकर अपहरण का मुकदमा। बाद में उस मुकदमे का क्या हुआ, उसमें आपको जेल जाना पड़ा, जेल से रह के चुनाव लड़ना पड़ा। तो आपको लगता नहीं कि जो सत्ता में होता है वो सत्ता का दुरुपयोग करता है? इस मुकदमे का क्या हुआ आपका? कि वो तो ज़बरदस्ती का मुकदमा किया गया था। सबको पता है कि अगर सोशल मीडिया से कोई चीज़ अगर चलाई जाती है तो साफ़ सुथरी बात है कि पहले वो आईडी को चेक करिए कि वो आईडी है किसका। क्या वो विनीत सिंह की आईडी थी, या विनीत सिंह से संबंधित उनके रिश्तेदारों की आईडी थी, या विनीत सिंह का सोशल मीडिया जो देखता है उसकी आईडी थी। दूर दूर तक वो हमारी आईडी नहीं थी। कोई मुझे फंसाने के लिए ऐसा आईडी बना के चला दिया। और हम क्या, सरकार उस समय थी, माननीय अखिलेश जी उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी थे। मुख्यमंत्री, हम तो विपक्ष के भी बारे में नहीं चला सकते हैं। माननीय बहन जी से जो भी पार्टी छोड़ा है, आज तक सबने उनके पर आरोप लगाया कि जो पार्टी छोड़ता है एक आरोप लगा देगा, बहन जी जो है कि पैसा लेकर टिकट देती है, इस तरह का आरोप लगाया जाता है। लेकिन हम लोग भी बसपा से आके भारतीय जनता पार्टी में राजनीति किए, हम लोग कोई आरोप बहन जी पे, माननीय बहन जी पे नहीं लगाए, अखिलेश जी पे कोई आरोप आज तक नहीं लगाए। भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कोई आरोप नहीं लगाए। लेकिन अखिलेश तो कहते हैं कि मिर्जापुर का माफिया कौन है, बनारस का माफिया कौन है, जौनपुर का माफिया कौन है। चूँकि वो तो इशारे में नाम लेते हैं। सारे में मेरा नाम कभी नहीं लिए हैं। इस सारे में अब किसी का नाम जब तक नहीं लिया जाए, इस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
इसलिए कि 2009 में हम वहाँ चुनाव लड़ने गए मिर्ज़ापुर में, 2005 में हम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे बनारस चंदौली भदोही के, और मिर्ज़ापुर तो हमारा प्रवेश ही 2009 में हुआ है। वहाँ कालीन का व्यवसाय बहुत पुराना है, भदोही और मिर्ज़ापुर जनपद में एक से एक व्यवसाय है, कालीन का व्यवसाय होता है। जो एक वेब सीरीज़ बना जो है मिर्ज़ापुर के नाम से, जिसमें कालीन भैया का नाम दिया गया, वो समझिए कि कालीन का व्यवसाय बहुत ही पुराना वहाँ व्यवसाय है, वहाँ के व्यवसायी हैं, और इतना शांत प्रिय वो क्षेत्र है, माँ विंध्यवासिनी का वो धाम है, उस धाम में कोई भी किसी प्रकार का अपराध नहीं हुआ है, न हुआ है, न होता है, न आगे होगा। आपके ऊपर बहुत सारे मुकदमे थे, अब आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, आप सारे मुकदमों में बरी हो गए, आप बताते हैं। तो बाहुबली फिर आप लोग आपको क्यों कहा जाता है? देखिए, क्योंकि आप मिर्ज़ापुर हो, बनारस हो, जौनपुर हो, चंदौली हो, सोनभद्र हो, सब जगह जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, आपका रोल बहुत अहम होता है। देखिए, जितना मुंह उतनी बातें होती हैं। बाहुबल किसको कहते हैं इसका किसी को आज तक अंदाजा ही नहीं है। बाहुबल का मतलब ही होता है, एक राजनीतिक क्षेत्र में है उसमें बाहुबल की बात आएगी आपके सामने। आप किसी भी क्षेत्र में हैं कि मतलब आपके अंदर ताकत क्या है, जनता में पकड़ कितनी है, जनता आपको चाहती कितना है, आपको चाहने वाले कितने हैं, आपके काम करने का नज़रिया क्या है, आपका भाव क्या है, लोगों के प्रति आपका लगाव प्रेम क्या है, इस भाव से काम करने को, आपके ताकत को लोग बाहुबल में तब्दील करके बात करते हैं। किसे बाहुबल करते, बाहुबल का अर्थ ही लोगों को आज तक नहीं पता है कि बाहुबली कहते किसको है। इसलिए जैसी मुंह ऐसी बातें लोग करते हैं। मिर्ज़ापुर जनपद को खामखा बदनाम किया गया वेब सीरीज़ के नाते। एक और सीरीज आ गया है, आज कल चल रहा है चर्चा पे, उसका ट्रेलर दिखाई दे रहा है इस समय। मिर्ज़ापुर को केवल बदनाम किया गया है, इस पर केस भी हुई, कई लोग जो है कि याचिका भी किए कि इसमें कोई कालीन भैया नाम का रोल नहीं है, कोई त्रिपाठी नाम का रोल नहीं है। ब्राह्मणों की भी उस जनपद में अच्छी छवि रही है, ब्राह्मणों को भी बदनाम किया गया कि फला त्रिपाठी मिर्ज़ापुर वाला, मिर्ज़ापुर जो चलाता है, मिर्ज़ापुर जौनपुर बनारस का जिक्र किया जाता है, गाजीपुर मऊ का जिक्र किया जाता है। ऐसा कोई बाहुबली आज तक पैदा ही नहीं हुआ पूरे पूर्वांचल में जो सारे जिलों को कंट्रोल किया हो, जिसका कंट्रोल किसी एक के हाथ में रहा हो और वो कंट्रोल करता हो। हमेशा अगर पूर्वांचल को कोई कंट्रोल किया है तो जिसकी सरकारें रही, सरकार कंट्रोल करके रखा है, सरकार से आगे कोई नहीं बढ़ पाया है, खामखा सरकारों को बदनाम किया गया है। योगी जी का कंट्रोल है पूरा? बिल्कुल कंट्रोल है, महाराज जी का ऐसा कंट्रोल है, पूरे प्रदेश पे कंट्रोल है, उस प्रकार का इनका कंट्रोल है कि इनके कंट्रोल में आप देखते हैं कि दिन हो चाहे रात हो चाहे आधी रात हो, किसी प्रकार से जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी गई या सहयोगी दलों का सरकार बना है, बिहार की स्थितियाँ क्या थी आप देख सकते हैं। भली भांति बिहार को पहले से हम लोग जानते हैं, क्योंकि बिहार की स्थितियाँ इतनी खराब थी, शाम 5 बज गया कोई निकलता नहीं था, आज 2 बजे रात को लोग आते हैं जाते हैं। उस तरह उत्तर प्रदेश की स्थितियाँ जो थी, उत्तर प्रदेश में 2 बजे रात को लोग आते जाते हैं। तो इसी प्रकार को कंट्रोल करते हैं कि बिंदास हो कि हमारी बहन बेटियां अगर निकलती हैं, रोड पे चलती हैं, उनको भय नहीं होता है। छुट्टा पुट्टा अगर कोई कहीं भी कुछ हो भी गया तो प्रशासन लग के उस केस को तुरंत खोलता है और बखूबी जो है कि कानून का पालन सचर करते हुए जो है। आपको भी बिहार भेजा गया था, विनीत सिंह को गुजरात भी भेजा जाता है, बिहार भी भेजा जाता है, बिहार में आपकी काफ़ी पकड़ भी है। तो बिहार के इलेक्शन में भी आपकी एक गोपनीय ड्यूटी लगाई गई थी और हर जगह आपका इस्तेमाल करती भारतीय जनता पार्टी। कि बिहार में क्या कि बिहार में हम लोग की तमाम रिश्तेदारियों से लेकर जानने वाले अपने लोग हैं, व्यापार से संबंधित भी संपर्क है, तमाम हम लोग का बॉर्डर से लगा हुआ जिला पड़ता है, चाहे चंदौली ले लीजिए, चाहे मिर्ज़ापुर ले लीजिए, चाहे सोनभद्र ले लीजिए, झारखंड बिहार हम लोगों से सटा हुआ है। भभुआ, चैनपुर, मोहनिया, रामगढ़, कहीं भी चले जाइए आप, बक्सर, डुमरा, बरापुर, शाहपुर, जगदीशपुर, अज्ञात, तरारी, बड़हरा, संदेश, सदर, किसी विधानसभा में चले जाते हैं अगर आप, चाहे रोहतास में ही प्रवेश करते हैं, हम लोगों से नज़दीक का बॉर्डर का जिला है, चाहे चेनारी हो, काराकाट हो, करागर हो, दिनारा हो, नोखा हो, सासाराम हो, डेहरी हो, औरंगाबाद है, नबीनगर है, तो सभी जनपद। तो बिहार के नेताओं को नहीं आता? तो गो है, ओबरा है, कुटुम्बा है, रफ़ीगंज, सारे विधानसभा में हम लोग वहाँ पे आना जाना लगा रहता है। किसी न ररिया, बाड़बड़िया, बख्तियारपुर, खगड़िया, जमुई, चकाई, कहीं भी चले जाइए। ये करो कितने नाम तो बिहार के नेताओं को नहीं याद। इस तरह से एक लगाव है बिहार से। बिहार के किसी विधानसभा में आप चले जाते हैं तो अपने लोग मिलते हैं, अपने लोग मिलने का एक फ़ायदा मिलता है हम लोगों को कि चुनाव में जाते हैं तो उन लोग कोई किसी प्रकार की नाराज़गी है तो उनको समझा बुझा के अपने तरफ किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिलाने की बात होती है, सहयोगी दलों के पक्ष में वोट दिलाने की बात होती है, इसलिए लगाए जाते हैं। ये बताइए कि अब एक दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अभी एक इंटरव्यू में अभय सिंह ने बोला, धनंजय और अभय की जो वर्सेज लड़ाई चल रही है तो आप देख ही रहे हैं,
वो सोशल मीडिया पे भी चल रही है, मैदान में भी चल रही है, सब जगह चल रही है। अभय सिंह ने एक बात कही कि धनंजय सिंह की पत्नी शशिकला जो जिला पंचायत अध्यक्ष हुई, उसमें मेंबर भी आपने दिया और मदद भी आपने की। देखिए, धनंजय सिंह जी का मेरा संबंध जो है कि संबंध है, तमाम वहाँ रिश्तेदारियाँ जौनपुर में हैं। हम लोगों की जितनी जो है कि बहनों की शादी टोटल जौनपुर में हुई हैं। इस प्रकार से जो है कि चुनाव आता है तो चुनाव देखिए एक दूसरे से संबंध रहता है, तो एक दूसरे का हमेशा सहयोग में आदमी रहता है। वो मेरे सहयोग में रहेंगे, हम उनके सहयोग में रहेंगे। अभय जी ने कह दिया, मान लीजिए कि कोई बातें आपको कह रहे हैं, अभय सिंह भी विधायक हैं, वो भी पूर्व सांसद हैं, वो भी विधायक रहे, सांसद रहे, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि दोनों लोगों की है। और हम तो कहेंगे कि दोनों लोगों को मीडिया के सामने आके सोशल मीडिया में जो बातें सुनने को मिल रहा है, कुछ उनके तरफ से कुछ उनके तरफ से, कभी वो लोग दोनों आपस में अच्छे मित्र रहे, मित्र होने के नाते एक दूसरे की जो न की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सबको पता रहती है। इस तरह का जो है कि बयानों से दोनों लोगों को बचना चाहिए। इसलिए बचना चाहिए, इससे एक दूसरे की छवि जो निखर कर कल क्या थी आज क्या है, आगे कितनी अच्छी छवि बनेगी, तो इनको एक दूसरे पर एक गलत टिप्पणियाँ करने से, आरोप प्रत्यारोप लगाने से बातें बढ़ती हैं। नहीं, अभय सिंह ने ये भी कहा कि आपने सदस्य भी दिया फ्री में और पैसा भी आपने दिया, नहीं तो जिला। क्या आपको लगता है कि उस समय मेरा चुनाव चल रहा था, हम लोग उस समय मिर्ज़ापुर चुनाव लड़ रहे थे, जिला पंचायत का चुनाव चल रहा था। हर व्यक्ति अपने अपने चुनाव में परेशान रहता है और हर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता उस समय होती है। क्या आपको लगता है कि धनंजय सिंह जी को पैसे की आवश्यकता क्या पड़ी होगी? वो सक्षम है, पैसा वैसा हमने कोई मदद नहीं किया था। रह गई कि चुनावी तो क्या झूठ बोल रहे हैं? 2-4 अब हमने पैसा नहीं दिया, और बाकी मंतव्य किसका क्या मंतव्य है, आपका मंतव्य कुछ और है, किसी का मंतव्य कुछ और है, कौन क्या किसके बारे में बात बोलता है। मेरे तरफ से कोई पैसा वैसा नहीं दिया गया था। और रह गई कि सहयोग का, 4-6 सदस्य मेरे भी जौनपुर जीत कर चले आते हैं। आपसे संबंधित हो सकता है, आप अम्बेडकर नगर के रहने वाले, आपके संबंधित मिर्जापुर 4 सदस्य मिल जाए, धनंजय सिंह के संबंधित सदस्य तो मिल मदद जाए, तो करता ही आदमी एक दूसरे का मदद हमेशा करता है। सदस्य 4 मेरे जीते, हम उनसे बात करेंगे, फलां को मदद कर दीजिए। हमको अगर लगेगा कि उनका संबंधित कोई जीता है, हम बोलेंगे कि उनसे बात कर लीजिए, उनको मदद कर दीजिए। तो इस प्रकार से मदद चुनाव में हर एक दूसरे को करते हैं। और जहाँ तक वो कहे कि नहीं पैचअप अपना दल से कराए, अपना दल एक भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है। अपना दल अपने आप में एक बड़ी पार्टी हो गई है। नहीं, उन्होंने कहा कि अपना दल से उन्होंने पैचअप कराया, उन्होंने टिकट दिलाया, बात कराई बाकायदा अपना दल से, यानी अनुप्रिया पटेल से। अपना दल अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, वहाँ पे चुनाव लड़ाए थे, माननीय मंत्री उनको टिकट, उनको ये सीट छोड़ दी अपना दल को। तो अपना दल को जब सीट छोड़ दी थी तो वहाँ अपना दल अपना कैंडिडेट खड़ा किए थे। और उस स्थिति में क्या हुआ कि बागी बनकर भारतीय जनता पार्टी जो टिकट मांग रहे थे वो चुनाव लड़ गए। जब बागी प्रत्याशी चुनाव लड़ गया तो उस स्थिति में अपना दल कहाँ तक चुनाव लड़े। इसलिए वो कैंडिडेट जो है खड़ा तो किए थे, कैंडिडेट ने खुद कहा कि हम किसके भरोसे चुनाव लड़ेंगे, इतनी बड़ी पार्टी का कैंडिडेट है, बागी अगर हो गया, उस आधार पे जो है अब उनकी मर्जी हो गई कि कौन किसको सपोर्ट किया। वोट तो खोल के देख नहीं रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे दिए, कि जो ना कि श्रीकला रेड्डी जी को वोट दे दिए, किसको वोट वो दे दिए। तो ये तो कोई खोल के वोट देख नहीं पाया। आकलन लगाया जा सकता है कि कौन किसको सपोर्ट किया। एक बक्से में बंद वोट को कोई नहीं चैलेंज कर सकता कि वो वोट भारतीय जनता पार्टी को गया कि उनको वोट गया। तो ये पैचअप कहाँ से शब्द आ गया इसमें। नहीं होते तो धनंजय सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं होती। पहले भी बताया कि जितनी मुँहें उतनी बातें होती हैं। राजनीति में हमेशा एक दूसरे का सहयोगी बनकर आते हैं लोग और सहयोग करते हैं। सहयोग की जरूरत जिस जनपद में, अम्बेडकर नगर में, फैजाबाद में जरूरत पड़ेगी वहाँ भी हम कर लेंगे। हमसे तो सभी लोग जुड़े हुए, हमारा तो कोई विरोधी ही नहीं है। तो धनंजय और अभय का पैचअप क्यों नहीं करा देते आप तो दोनों लोगों से आपका संबंध है। लोग से संबंध जरूर है, लेकिन बातें कुछ दूर तक जब बढ़ जाती हैं, आप प्रयत्न भी कर देखेंगे, बात करने की एक जगह बनी रहनी चाहिए। यही मैंने कहा कि एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप लोग लगा रहे हैं, हमेशा रिश्तों में एक ऐसी जगह छोड़ा गुंजाइश होनी चाहिए, गुंजाइश एक रहनी चाहिए कि बीच का व्यक्ति कभी भी बैठ के, दोनों के बीच में बैठ के कुछ बातें कर ले। उसके लिए एक जगह होना चाहिए, स्पेस बचा के रहना चाहिए। एक कहावत आप सुने होंगे, कहावत का ये हकीकत है कि पानी, जल जब गंदा हो जाता है तो उसको हिलाना नहीं चाहिए, उसको
अस्थिर छोड़ देना चाहिए। गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है, स्वच्छ जल अपने आप ऊपर आ जाता है। इसलिए ये होना चाहिए। नहीं, आपने, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने, बहुत सारे लोगों ने कोशिशें तो की। जो हम लोगों के पास खबरें आती थी कि इसके पहले भी आप लोगों ने कोशिश किया कि पैचअप हो जाए। पैचअप हुआ क्यों नहीं? क्योंकि बहुत अच्छे मित्र थे और बहुत अच्छे दुश्मन भी हैं। हमने कहा ना, जब बातें दूर तक चली जाती है, एक दूसरे का ईगो हार्ट होने लगता है, जब स्थितियां जो है कि बदलने लगती हैं, तो बीच वाले भी जो है कि प्रणाम करके दूर हो लेते हैं कि भाई समझ लो अपने में। आदमी कब चाहेगा कि नहीं आपस के लोग लड़ें? कभी नहीं हम लोग चाहते कि कोई आपस में लड़े। अच्छा सामंजस्य लोगों के बीच में होनी चाहिए, रिश्ते अच्छे होने चाहिए। रिश्ते बनाने में बहुत समय लगते हैं, बिगाड़ने में क्षण भर में टूट जाते हैं। और कुछ तो रिश्ते ऐसे होते हैं जो बीच के लोग होते हैं, कभी चाहते ही नहीं हैं कि ये तमाम लोगों की ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं कि एक हो, हाँ, एक ही नहीं होने देते। होने नहीं देते, इसलिए कि उनको मज़ा मिलता है लोगों को दूर रखने में, ताकि उनकी अपनी रोटी वो सीखने आसान उनके लिए हो जाता है। जब लोग एक हो जाएंगे, डायरेक्ट 1 to 1 बात कर लेते हैं, तो लोगों की जो है कि रोटी सेक नहीं पाते। इसलिए जो है ऐसे कुछ लोग आदती लोग है, हैबिचुअल हो चुके हैं उन लोग। अच्छा, आप ये बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है उसको जाति के नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी अखिलेश यादव बोलते हैं, दूसरे दल के लोग बोलते हैं, तो जाति पर आ जाते हैं। तो आपको राजपूत होने का कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान? हम तो गौर से कहेंगे कि हम राजपूत में जन्म लिए हैं। सदियों से आप चले आइएगा, हर देवी देवताओं को देखे होंगे, हमेशा क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं, देश की लड़ाइयाँ लड़े हैं, गौरवान्वित महसूस किया जाता है। राजा जितने थे क्षत्रिय कुल में ही अधिकांश राजा थे, सभी ने लड़ाइयाँ लड़ी। मुगलों से लड़ाई लड़नी हुई तो लड़ी, अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़नी हुई तो लड़े। तो अब ये जिस जाति में आदमी जन्म लेता है और नुकसान फ़ायदा नहीं समझता हुआ, वहाँ कहीं नुकसान हो कहीं फ़ायदा हो, इसका परवाह नहीं किया जाता है। हमेशा क्षत्रिय धर्म का हम लोग पालन किए हैं। क्षत्रिय धर्म का हमेशा पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। जिस समाज को हमारी ज़रूरत पड़ती, हम लोगों की ज़रूरत पड़ी है, हमेशा निर्वहन किए हैं, आगे भी करेंगे, हमेशा करेंगे। जातियों को बांट के कभी हम लोग राजनीति किए ही नहीं हैं। प्रभु श्री राम ने भी लड़ाइयाँ लड़े, तो किस जातियों को लेकर साथ जंगल झाड़ियों में चले हैं। महाराणा प्रताप ने लड़ाइयाँ तो दलितों को लेकर साथ चले हैं, लड़ाइयाँ लड़े हैं। उन लोगों को लड़ाइयाँ जंगल में जंगलियों को लेकर लड़ाई लड़े हैं, चले हैं। तो हम लोग तो कभी परहेज किए ही नहीं। महाराणा प्रताप, उदय प्रताप के घर में पन्नादाई रसोइयाँ थी, किस समाज से आती है आप देख लीजिए। तो हम लोगों ने तो कभी परहेज किसी जातियों से किया ही नहीं। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे तो जाति जाति ही चल रहा है। कुछ ऐसे तुच्छ लोग हैं जो जातियों की बात करके हमें भिन्न भागों में बांटना चाहते हैं। पहले तो हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो हम एक हैं। जहाँ तक ये बात करेंगे, ये बात होनी चाहिए, न कि जातियों में बांट के, या जाति का जहर जो लोग बोते हैं, कुछ अपने राजनीतिक समीकरण के लिए जाति का जहर बोते हैं। इससे दूर होना चाहिए, लोगों को बचना चाहिए, सबको एक करके राजनीति करनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देख रहे हैं आप, जैसे हर बाग में हर फूल खिलते हैं, तब फूल का नाम अलग अलग वैरायटी में रखा जाता है, फूलों का नाम अलग अलग, लेकिन उसके जब गुलदस्ता बना दिए जाते हैं तो कोई कहता नहीं कि इसमें गुलाब है कि चमेली है कि गेंदा है कि बेला है, कहते गुलदस्ता है। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी एक गुलदस्ता बन चुकी है, गुलदस्ते की तरह सबको संवार के रखती है। इस गुलदस्ते में जो भी आ जाए, उस न किसी न जात न किसी समाज से देखा जाता है। यही एक ऐसी पार्टी बनी है कि जो पार्टी में कोई भेदभाव नहीं, कोई जातियाँ नहीं, कौन सी अधिक जातियाँ कौन सी कम जातियाँ हैं भारत में, किसी को। अभी देखिए हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया गया, उस जाति उस समाज के लोगों को देखेंगे तो भारत में कम है, लेकिन यही एक ऐसी जाति की बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। बाकी जगह तो आप देख सकते हैं कौन बन सकता है। आप बताइए, आप तो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, आपको अखिलेश अच्छे लगते हैं? मायावती जी के साथ आपने राजनीति की, योगी जी के साथ आप कर रहे हैं, वर्तमान में एमएलसी हैं। कौन सबसे अच्छा पॉलिटिक्स आप मानते हैं कि अखिलेश की सरकार, मायावती की सरकार या योगी की सरकार? देखिए, सब ये सारी पार्टियां अपने अपने विचारधारा की लड़ाई में है। बहुजन समाज पार्टी अपने विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, पूरे भारत को एक साथ लेकर चलने की विचारधारा है। नहीं, अखिलेश का भी तो पीडीए है। देखिए, पीडीए का मतलब क्या हुआ भाई? उनके हिसाब से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और हमारे हिसाब से पीडीए है। क्या भारतीय जनता पार्टी में पीडीए के लोग सुख नहीं बरत रहे हैं?
ये सुखमय है, यहाँ भी पीडीए है, यहाँ पीडीए में है, क्या यहाँ मुस्लिम मंत्रालय में नहीं है? बिल्कुल है, दानिश आजाद है। क्या इसमें पिछड़ी के लोग नहीं है? ऊपर से नीचे तक भरे हुए हैं। क्या इसमें जो ना कि हर प्रकार के लोग नहीं है? मैंने कहा एक गुलदस्ता है यहाँ, हम गुलदस्ते की बात करते हैं। हर समाज के, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और कोई बांटने की बात करता है, तो बांटने की बात करता है, कोई एक साथ लेकर चलने की बात करता है। तो एक साथ की विचारधारा अच्छी है, एक भारत को लेकर चलने की विचारधारा अच्छी है, कि अलग अलग भाव में लेकर चलने की विचारधारा अच्छी है? भाई प्रधानमंत्री भी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। बिल्कुल अच्छी बात है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने इस प्रकार की सोच रखते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देश के बारे में सोचते हैं, प्रदेश के बारे में सोचते हैं, एकत्रित कर लेकर चलने के बारे में सोचते हैं। तो किसकी विचारधारा अच्छी हो सकती है? तो देश की जनता आकलन भी करती है, उस हिसाब से युद्ध भी लड़ती है और साथ भी देती है। आप देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव के बाद, उसके चुनाव के बाद लोग कहे कि भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल आ गया। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव होता है तो रिजल्ट क्या आता है? आप हरियाणा में देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, पहले से भी ज़्यादा, महाराष्ट्र में पहले से भी ज़्यादा, बिहार में पहले से ज़्यादा, दिल्ली में हम 2 बार 3 बार से थे नहीं, उससे बहुत अच्छे पूर्ण बहुमत से आते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपकी बहुमत बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा जो है निगेटिव फेक को हम लोगों ने उस समय लोकसभा के चुनाव में उस प्रकार से गंभीरता से नहीं ले पाए, संविधान और आरक्षण गंभीरता से ले नहीं पाए, वो हमारी भूल थी। अच्छा, आपके लिए कहा जाता है कि वो चाहे अनुप्रिया पटेल का चुनाव हो, महेंद्र पांडे का चुनाव हो, बनारस का चुनाव हो, जौनपुर का चुनाव हो, विनीत सिंह का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर वहां से किसी को विधायक बनना है, किसी को सांसद बनना है। क्या करते हैं साहब? देखिए, हम लोग रेगुलर जो है पूरी जनता में ही काम करते हैं। लगन के महीने में भी 9 बजे घर अगर छोड़ दिए तो 3 बजे रात को घर लौट के आ रहे हैं, कभी 4 बजे, कभी कभी तो सुबह 5 बज जाता, कभी 12 बजे लौट आए। इस प्रकार से सबके दुख में, सुख में, सभी प्रकार से हम लोग तो लोकल बॉडी से चुन कर आते हैं। जनता के चुनाव मान लीजिए जिला पंचायत अध्यक्ष में जो सदस्य लड़ाते हैं वहाँ तक सीमित रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आम जनता से का 5 विधानसभा हमारा मिर्ज़ापुर का हो, चाहे 4 विधानसभा सोनभद्र का हो, चाहे बनारस का 8 विधानसभा हो, चाहे हमारे 4 विधानसभा चंदौली जनपद का हो, छिट्टा पुट्टा हम लोग का जौनपुर में, गाजीपुर में, भदोही में, सभी जगह चाहे निमंत्रण हो, दुख हो, सुख में है, सब जगह आना जाना हम लोग का निरंतर लगा रहता है। जो संबंध है उसको मेंटेन करने का हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। इस प्रकार से लोगों में एक लगाव हो गया है। उस लगाव का फ़ायदा हम लोग चुनाव में उठाते हैं, अपने लोगों के पास जाते हैं, उसका बेनिफिट हम लोगों को चुनाव में मिलता भी है। डराते नहीं है? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप जाके जनपद में किसी भी पत्रकार को आप लगा लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, जनता के बीच में चले जाइए, एक भी व्यक्ति बता दे कि विनीत सिंह किसी को भी रे तक बोले हों आज तक पूरे अपने लाइफ में, वहाँ पे बता दे। आज हमारे ऊपर एक भी मुकदमा कहीं नहीं है। आपके ऊपर बहुत सारे मुकदमे थे और अब अभी कोई भी मुकदमा नहीं, सिर्फ एक मुकदमे है जो वही अभय सिंह, धनंजय सिंह जी दोनों लोगों का आपस में चल रहा है। सारे गवाह मेरे में हॉस्टाइल इसीलिए थे कि मेरे ऊपर, हाँ, उस मुकदमे में आपका नाम कैसे आ गया? पता फर्जी चला मुकदमा मेरे ऊपर डाला गया था। उसमें आरोप यह था कि AK-47 आपने मुहैया करा दी, उसमें बयान दे दिया अभय सिंह ने, क्या था? मुकदमे में हम नहीं है। अगर हम मुकदमे में अगर होते तो क्या आपको लगता है कि आपके पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी मेरे पक्ष में उसमें गवाही देते? अगर हम होते तो देते? हाँ, बिल्कुल नहीं देते। तो इसलिए जो है उन्हें भी पता है कि हमारे ऊपर ये फर्जी मुकदमे लगाए गए। वो कोर्ट में भी बोले कि इनके ऊपर ये गलत आरोप है, मेरे तरफ से ये आरोप नहीं लगाया गया है, ये गलत आरोप लगाया गया है, मढ़ा गया है आरोप जो है। आपका नाम कैसे आ गया उस मुकदमे में? जबरदस्ती का नाम ठेला गया। किसने लिया नाम? नाम उसमें कुछ मुलजिम थे, उनके बयानों से नाम आया गलत तरीके से। अभय सिंह ने लिया था? हमने पूर्ण रूप से पूरी बयान को पढ़े नहीं आज तक, इसलिए कि हम थे नहीं तो साच को आँच नहीं। हम जानते हैं कि इसमें हम हैं नहीं, दूर दूर तक नहीं है, तब मुकदमे का स्टडी कभी हम करने ही नहीं गए। इसलिए कि जो है कि जो होगा लायर उस सब बातों को रखेंगे, समझेंगे 100% गलत है। इसीलिए उसमें एक भी गवाही जो है ऐसी नहीं हुई कि जो मेरे खिलाफ हुई है। सारे गवाह हॉस्टाइल हुए इसीलिए हुए कि उसमें जो है कि एकदम बिना तथ्यों का आरोप लगाया गया था।
कोई सिंगल मुकदमा मेरे ऊपर, बाकी मेरे ऊपर कोई पूरे भारत में कोई मुकदमा मेरे ऊपर नहीं है। 107, 16, 151 के भी मुकदमे, जो अखिलेश यादव की सरकार में लिखा गया था अपहरण का मुकदमा, जिसमें विजय मिश्रा का भी नाम सामने आया था। सब फर्जी मुकदमे लगे थे, कोई मुकदमा नहीं है। न्यायालय से न्याय मिला, मुझे न्यायालय पे भरोसा था, न्यायालय से न्याय मिला, सब फर्जी मुकदमे से सब समाप्त हो गए। ब्रिजेश सिंह, अगर बनारस की जब बात होती है, पूर्वांचल की बात होती है, तो इस नाम को लेना पड़ता है। आपके कैसे संबंध हैं उनसे? देखिए, संबंध शादी ब्याह पड़ता, उनका आना जाना, मेरा आना जाना रहता है। बाकी हम लोगों का कोई ऐसा बहुत व्यक्तिगत लगाव नहीं हो इतना है, ना ही कोई हमारी दुश्मनी है, बस सो है। धनंजय सिंह ने कहा कि वो पड़ोस के जिले के रहने वाले हैं। ब्रिजेश सिंह, उन्होंने पहले कहा ब्रिजेश सिंह कौन, फिर जब दोबारा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो हमारे पड़ोस के जिले के रहने वाले हैं। राजा भैया को उन्होंने कहा कि वो हमारे जो है दोस्त हैं। ब्रिजभूषण सिंह को कहा शुभचिंतक हैं। तो आपकी नज़र में ब्रिजेश सिंह क्या है? देखिए, हमारा उनका तो जनपद एक ही है, हम ये भी नहीं कह सकते पड़ोस के ज़िले के रहने वाले हैं। और संबंधों को जहाँ तक लेकर सवाल है, हमने आपसे पहले भी बताया कि संबंध उसी प्रकार के हैं, न हमारी कोई बहुत दोस्ती है, न तो कोई दुश्मनी है। बीच में बात आई कि जितने भी राजपूत बाहुबली हैं, सबकी मीटिंग बनारस में ब्रिजेश सिंह के यहाँ हुई। ब्रिजेश सिंह भी बाहुबली हैं, माफिया हैं, उनके यहाँ सबकी मीटिंग हुई। इसमें आपका नाम आया कि विनीत सिंह गए, धनंजय सिंह गए, अभय सिंह गए, बहुत सारे लोग गए। उस मीटिंग का सच क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया पर, मार्केट में लगभग 1 महीने तक ये बात चलती रही कि सारे राजपूत माफिया इकट्ठा हुई और ब्रिजेश सिंह के यहाँ ये मीटिंग हुई। देखिए, उसमें बहुत लोगों का नाम लिया गया था। माननीय विधायक रसना का, माननीय उमाशंकर सिंह का नाम था कि वो नहीं गए। विधायक रसना, उनका भी लोग लिए थे। शुरू में जो है कि माननीय राजा भैया का भी नाम आया, हाँ, उनका भी नाम था। हमारा नाम आया, धनंजय सिंह का नाम आया, तो सबका नाम आया। ये बैठक कोई ऐसी बैठक ही नहीं हुई थी कि जिसमें एक फर्जी फेक रीमर बनाया गया। ये कोई ऐसी बैठक नहीं हुई थी जिसमें सब लोगों का नाम लिया जा रहा है। तो क्या ब्रिजेश सिंह ने रूमर बनवाया अपने को बड़ा साबित करने के लिए, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं पूर्वांचल को डील करता हूँ? क्या मिर्जापुर वाले कालीन भैया ब्रिजेश सिंह आपकी नज़र में कि पूर्वांचल को कंट्रोल करेंगे? बताया कि कालीन भैया कोई नहीं है पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश में। एक काल्पनिक कहानी बना के वेब सीरीज बनाया गया, उसमें एक कालीन भैया बनाया गया। जो भी नाम लेता कालीन भैया, तो उस वही व्यक्ति कालीन भैया नाम ले कि जो मिर्ज़ापुर से माँ विंध्यवासिनी के धाम से जिसका लगाव न हो। क्योंकि ये निगेटिव जो है कि फेक निगेटिव को क्यों दर्शाया जा रहा है बार बार? ये काल्पनिक एक कहानियाँ जो बनाई गई हैं, इन कहानियों को आपने क्यों उजागर कर रहे हैं बार बार? माँ के धाम का नाम लेके बदनाम किया जा रहा है। माँ का भी नाम ले सकते हैं कि माँ विंध्यवासिनी धाम है। का वो धाम है, वहाँ ऐसा कोई नाम ही नहीं है, काल्पनिक नाम है। आज भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ना कोई ऐसा माफिया गुंडा वहाँ पे है कोई कि जिसके नाम पे ये वेब सीरीज बनाया जा सके। ऐसा कोई नहीं है इस नाम का। मुख्तार अंसारी से लड़ाई का जो सबसे बेनिफिट होता है, सबसे ज़्यादा ब्रिजेश सिंह कहते हैं कि हमने उनके लोगों को मारा, हमने पूरी लड़ाई लड़ी। और आप भी उस समय आपकी का भी विवाद मुख्तार अंसारी एंड कंपनी से था। तो सच क्या है इस पूरी कहानी का? कौन उनकी दुश्मनी का फ़ायदा किसको मिला और उनकी दोस्ती का फ़ायदा किसको मिला? आप बातें बताइए। कोई भी आके ये बात बोले कि मैंने मुख्तार अंसारी के आदमी को मारा, कौन किसका आदमी है और कौन किसके आदमी को मारा, पहले तो वही फाइन करना ही बहुत बड़ी बात है। वही प्रूफ करें पहले। अगर लड़ाई किसी से हो, हमने तो नहीं देखा कि कोई एक कुत्ता उधर मारा गया, कोई कुत्ता एक इधर मारा गया हो। तो किसकी क्या लड़ाई है भाई, कौन क्या कहता है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। आपकी भी तो दुश्मनी थी मुख्तार से। हमारी दुश्मनी किसी व्यक्ति से नहीं रही, ये आप जान लीजिए। आज मुख्तार से क्यों थी? 1992 में 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद जिस दिन तोड़ी गई, लोगों का कहना कि ये बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, और मेरा मानना है रामलला का वो स्थान था, वहाँ पे वो इंक्रोचमेंट था। हाँ, इंक्रोचमेंट था, किया गया था, बिल्कुल इंक्रोचमेंट था। उस अतिक्रमण को सारे कारसेवकों ने मिलकर उस अतिक्रमण को हटाया था। उसमें जो है कि कुछ लोगों ने उत्तेजित होकर 6 दिसंबर को कारसेवक आ रहे थे, जा रहे थे, रास्ते से हम लोग सेवा कर रहे थे, उस समय मेरे ऊपर अटैक किया गया था, गोली चलाई, मेरे ऊपर गोली चलाई गई थी, जांग मेरा आर पार हो गया था उस समय। वो तो शुक्र मनाइए कि पाल समाज के लोग थे, भेड़ चरा रहे थे,
उन लोगों ने दौड़ा, पूरा आधा पत्थर लेकर चलाया, वो भागे लोग, अटैक जो किए थे किस प्रकार के थे उस समय तो हम लोग जान भी नहीं पाए। चंदौक थाने में FIR किया गया। उसके पहले मेरे पे 107-16 के न मुकदमे थे, न कुछ थे, न मेरा किसी से झगड़ा था। पूरी यूनिवर्सिटी में, आप भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से आप पढ़े, हम हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में थे, हरिश्चंद्र से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आए। काशी विद्यापीठ में हम लोगों का किसी से मुँहा ठूठी नहीं हुआ। छात्र राजनीति हम लोग करते थे, स्वयं चुनाव कोई नहीं लड़े, छात्र राजनीति में लड़ाते थे हम लोग, हमेशा छात्र राजनीति में सहयोग किए। BHU तक हम लोग जाते थे, UP कॉलेज जाते थे, हर कॉलेजों में जाकर चुनाव लड़ाते थे। उस समय हम लोग का इंटरेस्ट रहता था चुनाव में। लेकिन उस समय हमारे पर जब अटैक हुआ, बाद में दोबारा अटैक की कोशिश किए जो लोग किए थे, तब पोल खुला कि कौन लोग थे। जब जो लोग थे, जो मोही मारा थे, मोही मारा वाले में भगवान भी जो है माफ़ नहीं किए हैं। तो क्या लड़ाइयाँ थी, क्या नहीं थी, उस प्रकार की जो कि लड़ाइयाँ हुई। मेरा किसी व्यक्ति से कोई अदावत। बहुत सारे लोग मुख्तार के नाम पे कि हमारी मुख्तार से दुश्मनी थी, बड़ी बड़ी सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। अब जिसको जो सुरक्षा लेके घूमना है घूमे। हमारी लड़ाई सीधा फंडा मेरा है कि हमसे जो लड़ने आया हम उससे लड़े, जो नहीं आएगा लड़ने हमारी उसकी कोई लड़ाई नहीं है। मेरा कभी ये विचार, ये सोच ही नहीं रहा कि लड़ाई पिता से हो जाए और बेटे की तरफ निगाह उठाइए, और लड़ाई बेटे से हो जाए किसी पिता की तरफ निगाह उठाइए। परिवार से कभी लड़ाई किसी की नहीं होनी चाहिए। लड़ाई जिस व्यक्ति से, अगर व्यक्ति चला गया तो लड़ाई समाप्त हो जानी चाहिए। किसी की भी लड़ाई संसार में मैं कह रहा हूँ, ये मर्दों की बात होती है। लड़ाइयाँ वो लड़ते हैं, अगर उसके बच्चे भी हैं तो बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूँगा, किसी के परिवार के बच्चों को लड़ाई वहीं समाप्त कर देनी चाहिए। 7 पीढ़ी तक लड़ेंगे तो लड़ाई चलती रहेगी। चलती रहेगी, अदालत में मुकदमे चलते रहेंगे। नहीं है, ये कानून का ज़माना है, संविधान का ज़माना है। तो इस ज़माने के हिसाब से चलिए, इस हिसाब चलिए। अब सरकारें बदल चुकी हैं, सोचें बदल चुकी हैं, संविधान वही है, कानून वही है, लेकिन सरकार चलाने का नज़रिया बदल चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके खौफ में रहना चाहिए लोगों को। क्राइम और करप्शन दोनों पर जीरो। क्राइम करप्शन पे जो है कि सरकार हमेशा हावी रहेगी। इस प्रकार से लोगों के विचार को अपने बदल देना चाहिए, उस नज़रिए से रहना चाहिए। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि राम मंदिर का नक्शा खराब है, राम गोपाल यादव ने कहा कि नक्शा खराब है, कभी दर्शन करने नहीं जाते। और कई बार योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि भाई अगर आप हिंदू हैं और आप सनातन को मानते हैं, दर्शन करने आइए। कुंभ को लेकर भी अखिलेश यादव ने यही बात कही थी कि भाई कुंभ में तो गंदे पानी में लोग नहा रहे हैं। देखिए, कुंभ के लिए सरकार ने हर तरह का उपाय किया था। इस महाकुंभ में, प्रयागराज में जिस प्रकार का जो है कि सरकार ने व्यवस्था दी, कोई कहने को कुछ भी कह ले, लेकिन ये जान लीजिए कि प्रयागराज से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक, माँ विंध्यवासिनी के कॉरिडोर धाम तक इतनी सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी, जहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं एक साथ में। और ऐसी सरकार व्यवस्था रखी थी, और ऐसी व्यवस्था आज तक कोई सरकार रख नहीं पाई थी। तो इतनी सुंदर व्यवस्था की सराहना न करते हुए लोगों को अब मिलता नहीं है विपक्ष को कुछ बोलने के लिए, तो बोले क्या। तो आपको लगता नहीं कि जो ये ट्विटर, ये सोशल मीडिया, फेसबुक, इसी पर विपक्ष की राजनीति सीमित कर रह गई है? वो सदन के अंदर बोलते हैं, सड़क पर कोई प्रदर्शन नहीं होता विपक्ष का। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना तो जरूर हो गया है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, क्या सोशल मीडिया, क्या रास्ता, क्या घर। हर आदमी की आवाज़ जो है, पहले माउथ मीडिया जो थी, अगर आज एक घटना गांव में होती थी तो कलकत्ता हो, चाहे बम्बई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक माउथ मीडिया पहुंचाती थी, तो उसमें काफ़ी सत्यताएँ रहती थी। सोशल मीडिया पर तमाम फेक न्यूज़ आती हैं। फेक न्यूज़ सुन के लोग अगर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे तो बिना सोचे और बिना समझे, तो प्रतिक्रिया अगर गलत हो जाती है। आप देख नहीं रहे इस समय धनंजय बरसे अभय में कितनी प्रतिक्रिया चल रही है? हरशंकर तिवारी का भी नाम आ गया, लगातार हम देख रहे हैं उसको। पहले धनंजय बरसे अभय था, वो हरशंकर तिवारी बरसे अदर हो गया है। देखिए, किसी भी राजनेता हो, चाहे किसी बाहुबली के बात आती हो, चाहे किसी समाज को व्यक्ति हो, चाहे राजा रजवाड़ा रहा हो, चाहे सरकार चाहे कोई माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहा हो, किसी पे प्रतिक्रिया देने से पहले आदमी को विचार जरूर कर लेना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, इसका रिएक्शन क्या हो सकता है। बिल्कुल। किसी के बारे में मुझे कटाक्ष करने का कोई हक नहीं है। किसी के बारे में अगर गलत प्रतिक्रिया वो दिया है
किसी समाज के बारे में गलत बोल रहा है, किसी के बारे में, किसी का अतीत क्या रहा हो, उस अतीत को कुरेदना, लोग कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। हाँ, धनंजय सिंह ने कहा कि अब पूछा गया कि अभय सिंह कौन है, बोले अतीत हैं। तो किसी के अतीत के बारे में मैंने पहले भी आपसे मैंने कहा कि इन दोनों लोगों को किसी के अतीत के बारे में बोलना, उस अतीत को बार बार सामने लाना, मैंने सुना दोनों लोगों का प्रतिक्रिया क्या थी, अभय सिंह ने क्या कहा, धनंजय सिंह ने क्या कहा, सब सुना मैंने। लेकिन ऐसे प्रतिक्रिया से बचना चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया जो है उचित नहीं है, राजनीति में इसका कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब प्रतिक्रिया आ रही है अयोध्या में रामलला के स्थान पे, आपने प्रश्न भी किया, हमने लोग भी शांतर हो गए, और कि इतनी भव्य, इतनी सुंदर मंदिर बना है, और इस भव्यता को कोई अगर नकारे तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये समाज है, ये जनता है, इसकी जवाब स्वयं जनता देती है और ये समाज देता है। जब राज्यसभा का क्रॉस वोटिंग हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि मैं सूर्यवंशी हूँ और मैंने भगवान राम का वंशज हूँ और मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट दिया। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, अंतरात्मा की आवाज़ सुने थे तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन उसके बदले उनको वाई कैटेगरी सुरक्षा मिल गई, जितने लोगों ने दिया था। भाई जितने लोगों ने दिया, ये सुरक्षा कैसे मिली, क्या मिली, सरकार ने कैसे दिया, ये सरकार का विषय है। हम इतने बड़े भी नेता नहीं हो गए हैं कि हम सरकार के विषयों पे कोई जवाब सवाल करें। पार्टी के प्रवक्ता इसके लिए हैं, प्रवक्ता इसका जवाब देंगे। ठीक बात है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव फिर आने वाला है, तो क्या रणनीति है विनीत सिंह का, क्योंकि विनीत सिंह का पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में अपना दबदबा है, खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या एमएलसी ही रहेंगे, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, मैं या घर में किसी को लड़ाएंगे? दबदबा से चुनाव नहीं लड़ता हूँ, पहली बात जान लीजिए। मैं हमेशा जो है अपने मेहनत से, लगन से, पार्टी के सहयोग से, अपने लोगों के सहयोग से चुनाव लड़ता हूँ। लोगों का इतना प्यार रहता है कि उस हिसाब से हम लोग चुनाव जीतते हैं और हमेशा उनके बीच में बने रहते हैं। दबदबा के बारे में तो हम लोग कभी सोचे भी नहीं हैं, उसका कल्पना नहीं करते हैं। बाकी जितने मुंह उतनी बातें आती हैं वो लोग करते हैं। आपके कई प्रश्न ऐसे भी और थे, तमाम हम लोगों ने जिसके वर्सन सुने हैं, तमाम आप सुने होंगे कि इसके पहले भी आया कि नहीं, चुनाव को लेकर आया, जौनपुर की बात आपने उठाया, ब्लॉक प्रमुखी रामपुर की बात आई है। हाँ, रामपुर की बात धनंजय सिंह ने कहा कि वहाँ ब्रजेश सिंह के जो समधी थे वो उनको प्रमुख हम लोगों ने बनाया, वो तो कभी बन ही नहीं पाए। राहुल सिंह की बात अभय सिंह ने कही कि वो प्रमुख आपने बनाया, अब धनंजय सिंह अमित टाटा को बनाना चाहते थे। बात कहे हैं, किराकत बात की क्या है, उनकी और उनकी बातें क्या हुई थी, उनके समधी से क्या बात हुई थी, उनकी क्या बात हुई मुझे तो नहीं पता है। अगर उनसे बात हुई होगी तो उन्होंने बताया होगा आपको, किसी इंटरव्यू में बताया कि नहीं हमने चुनाव जिताया। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक रामपुर का सवाल है, रामपुर का सवाल है, राहुल ने चुनाव लड़ा, उसके चुनाव में हमने ही सांसद जी से कहा कि आप जाइए और जाके जो ना कि रामपुर ब्लॉक में देखिए, तो वो गए थे, चुनाव में गए थे, राहुल के चुनाव में गए थे। आज जहाँ तक सवाल आया कि नहीं वो विपक्ष में अब जा रहे हैं और खिलाफ में जा रहे हैं, तो देखिए ये चुनाव है, चुनाव में कब किसके साथ कौन है, किसके विपक्ष में जा रहा है, अभी चुनाव आया नहीं, समय आएगा। हमेशा समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय से पहले कौन क्या कर रहा हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब समय आएगा तब फिर राहुल के पक्ष में वो आएंगे। ब्रजेश सिंह के लिए भी कहा जा रहा है कि वो चारों पांचों जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर उनकी निगाह है। जौनपुर में वो अपनी बेटी को लड़ाना चाहते हैं, बनारस में किसी को लड़ाना चाहते हैं, चंदौली की सीट पर भी उनकी निगाह है, मिर्जापुर सोनभद्र पर भी निगाह है। तो क्या ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक लड़ाई की वजह बन रही है पूर्वांचल में आप लोगों के बीच? लोकतंत्र में कौन व्यक्ति किस जिले में चुनाव लड़ने जा रहा है उसकी स्वेच्छा है, वो लड़ सकता है, जा सकता, आ सकता है। हम लोगों का क्या है, चुनाव हम लोगों को लड़ना पार्टी से बंधे हुए व्यक्ति है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व का जो है हम लोगों को आदेश निर्देश होता है, हम लोग वही काम करते हैं। हमेशा पार्टी के साथ बंधे हुए रहते हैं और पार्टी के साथ चलते हैं। पार्टी से कदम मिलाकर चलने वाले व्यक्ति हैं।
पार्टी के अगेंस्ट जाने वाले व्यक्ति नहीं है। इसलिए कौन कहाँ से लड़ेगा लड़े, हमें उसका परवाह नहीं है। तो मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, यहाँ सब आपके जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, क्या फिर पंचायत चुनाव में लड़ाएंगे आप इन सीटों पर प्रत्याशी अपने? पार्टी का जो निर्देश होगा लड़ाएंगे। पिछली बार पार्टी का निर्देश हुआ था, लड़ाए थे। पार्टी का निर्देश होगा तो चुनाव लड़ाया जाएगा। क्योंकि वो सीटें जीतनी होती है और जीतने के लिए पार्टी विनीत सिंह को ही कहती है कि आप लड़ाइए और जिताइए। देखिए, पार्टी के अपने अपने विशेष खूबियाँ ये हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने अपने तंत्र हैं। तंत्र से उनको पता रहता है कि किसको लगाना उचित है, किसको लगाना नहीं उचित है। तो उस हिसाब से पार्टी काम करती है। पार्टी के बहुत से नेता हैं जिनको लगाया जाता है, चुनाव में ड्यूटी दी जाती है। मुझे भी एक तरह से ड्यूटी दी जाती है, हम अपने ड्यूटी का बखूबी निर्वहन करते हैं। उस प्रकार से हम काम करते हैं पार्टी के लिए। तो एमएलसी रहेंगे कि विधानसभा भी लड़ेंगे? पार्टी का जो भी निर्देश होगा। नहीं, मन में कुछ सोचा होगा, इच्छा होगी? मन में हम लोगों को जो इच्छाएं थी, ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया है। सारी इच्छाएं ईश्वर ने पूर्ण कर दिया है और इच्छाएं अनंत होती है। व्यक्ति को हमेशा इच्छाएं होती है। एक सभासद भी रहेगा, एक ग्राम प्रधान भी चाहता है कि हम जिला पंचायत सदस्य बन जाए, जिला पंचायत सदस्य चाहता है कि हम जो ना कि अध्यक्ष बन जाए, हम ब्लॉक प्रमुख बन जाए, हम एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए। एमपी एमएलए बन जाए तो कोई सोचा मिनिस्टर बन जाए, मिनिस्टर बन गया तो कोई चाहेगा कि हम सीएम पीएम बन जाए। तो इच्छाएं कभी किसी की पूर्ण नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पद सीमित है, अब व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है इच्छाओं का, सीमाओं का जो है कि कोई सीमा नहीं है। इसलिए सीमाओं का कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हमारी इच्छाएं तो देखिए पूर्ण है, तृप्त आत्माएं हमारी हैं। हम लोग इतना नहीं सोचते हैं कि नहीं, हर इच्छाएं समाज में पार्टी का जो निर्देश होगा और जिसके जो भाग्य में लिखा हुआ होगा उसे कोई रोक नहीं सकता है। कोई रोक नहीं सकता। अभी आप देखे होंगे ऐसे ऐसे निर्णय हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनका कोई नाम नहीं जानता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। भी नहीं था कि कौन सीएम बनेगा, कौन कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान सब उदाहरण है। ये दिल्ली संभव जो है भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है। उसके भाग्य भी भारतीय जनता पार्टी में ही खुल सकते हैं। कौन कब किस जाति का, कौन किस तबके का कब कहाँ बैठा दिया जाएगा, किसी को पता नहीं है। उसका भाग्य और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो है सहयोग से कौन कहाँ पहुँच सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। पूर्वांचल में एक बात और आती है, सिंडिकेट, जो कहते हैं कि ब्रजेश सिंह उस सिंडिकेट को चलाना चाहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जहां आप विधायक हैं, जहां धनंजय सिंह है, या जहां कोई अलग अलग क्षेत्र में, गाजीपुर तक उसकी जो ताप है, आँच है, वो पहुंचती है। तो ये सिंडिकेट क्या है? वो माइनिंग का सिंडिकेट है, पीडब्ल्यूडी का सिंडिकेट है, कोयले का सिंडिकेट है? वो किस चीज़ की लड़ाई है आखिर? देखिए, सिंडिकेट की जहाँ तक सवाल है, सिंडिकेट पहले चलते थे, बहुत पहले चलते थे। जब लोगों का मैनुअल टेंडर हुआ करते थे किसी भी विभाग का, तो अपना सिंडिकेट लोग चला के अपना एक ग्रुप बना लेते थे। एक दूसरे के खिलाफ टेंडर कहीं नहीं डालेगा, किसी विभागों में नहीं डालेगा, चाहे वो कोल माइंस हो, चाहे जो सैंड माइंस हो, अपग्रेड माइंस हो, चाहे वो बॉक्साइड माइंस हो, किसी भी माइंस क्षेत्र में जाके, खनन क्षेत्रों में जाकर ऐसे सिंडिकेट चलते थे। पूर्ववर्ती सरकारों में चलते थे। जब से भी ये ऑनलाइन हो गया, टेंडरें हो गए हैं, बैठे आदमी विदेश से टेंडर डाल सकता है, इसमें किसी का सिंडिकेट काम नहीं करता है। कोई व्यक्ति कहीं से भी टेंडर डाल सकता है। एमएसटीसी पे टेंडर होने लगे हैं, तब कोई सेटिंग, किसी का कोई व्यवस्था नहीं चलती है। किसी प्रकार का टेंडर, सबका व्यवस्था सरकार ऐसे कर दी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऐसे सख्त नियमावलियाँ बन गई हैं, शासनादेश ऐसे हो गए, कोई सिंडिकेट, सारे सिंडिकेट। क्योंकि अभी सोनभद्र में ही एनजीटी ने जुर्माना लगाया था, हमीरपुर में लगाया, बांदा में लगाया। एनजीटी शिकंजा कस रही, लेकिन फिर भी ये काम चल रहा है। देखिए, एनजीटी ने जुर्माना लगाता है, सिया है, सेक है, एनजीटी है, माइंस के खनन के है, इतने संस्थाएं बना दी गई हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। अब कोई बहुत विशेष इस सरकार में गलत नहीं कर पा रहा है। बाकी अब जानते हैं कि छोटा से कहीं की कोई बातें उठी हैं तो सरकार एक्शन में आ जाती है। जब सरकार एक्शन में आती है तभी मीडिया में बात आती है। अब मीडिया में तभी आती है, उस बातों को उठाया जाता है। अगर कोई कहे मीडिया उठा रही है तो सरकार एक्शन ही नहीं लेती, तो मीडिया तक बात पहुंचती कैसी? तो इसलिए सरकार हमेशा एक्शन में रहती है, एक्शन मूड में हमेशा सरकार काम करती है। गलत कार्यों पे हमेशा रोक लगाने के लिए हमेशा एक्शन मूड में सरकार है। अब चलते एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती होगी या ऐसे ही चलेगी? आप लोग कोई पंचायत करेंगे, कोई बीच का रास्ता निकालेंगे?
जय विधि राखे ताई विधि रहियो, राम राम कहियो, यही हाल है अब कि जो ना कि किस प्रकार से, चूँकि इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि भविष्य किसी ने देखा नहीं है। क्योंकि धनंजय का मुकदमा चल रहा है, मैं लड़ूंगा, सजा करवाऊंगा, बहन कहा कि हम देख लेंगे, है ना। और एक पर्सनल लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेकर बनारस, सारे पूरे देश दुनिया की कहानी, अब दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ तो बोल रहे हैं, इस पर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूँ कि इन चीज़ों से बचना चाहिए, लेकिन अब ये लोग अपना जवानी युद्ध छेड़े हुए हैं। हम तो अभी भी कहेंगे कि इन चीज़ों से अभी बचना चाहिए, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, फ्यूचर दोनों लोग का अच्छा है, आगे फ्यूचर है, इसलिए अपने अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या पूर्वांचल के कंट्रोल करने की जो बात आपने कही कि वो सिर्फ फिल्मी है, कहानी अभी पूरी बाकी है, आपको लगता है? कुछ भी बाकी नहीं है। मैंने आपसे कहा कि इस उत्तर प्रदेश को और पूर्वांचल को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर कंट्रोल है, कोशिश तो की जा रही है। शासन प्रशासन ही कंट्रोल रखा है और सबको सीधा कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कहने की बातें रह गई, मनगढ़ंत कहानियां हैं कि नहीं पूर्वांचल को कोई कंट्रोल करता है और किसी के बस में कुछ है। तो आपको लगता नहीं कि अब जब 2027 का चुनाव आ रहा है तो इस ऐसे समय में ये लड़ाइयां नुकसान करती है पार्टी को भी और व्यक्तिगत, क्योंकि दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। देखिए, इस तरह की कहानियां जो है बना के सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है। जब समय आएगा तो शीर्ष नेतृत्व पार्टी का निर्णय लेगा कि वो पार्टी को क्या करना है। इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं कि आगे चलकर पार्टी इस पर क्या करेगी। शीर्ष नेतृत्व का, ये नेतृत्व में जो होना है वही होना है। क्योंकि देखिए, कोडिन सिरप को लेकर जिस तरह से लड़ाई शुरू हुई है, बहुत बड़े स्तर पर लड़ाई चली गई, जबकि धनंजय का मेरा कोई लेना देना नहीं, इधर से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया, फिर वो एक अलग तरह का उसमें एसटीएफ को भी घसीट दिया गया, फिर उसमें ईडी भी आ गई। आप ये बताइए कि कोडिन कफ सिरप का बात बहुत दिनों से हम भी देख रहे हैं, चल रहा है। इसमें सरकार को लपेटने की हमेशा कोशिश की जाती है। चेहरा कोई होता है और निशाना कोई होता है। साजिश से सोशल मीडिया पर चलवाया गया हो या किसी को फंसाने के मकसद से चलाया गया हो, सरकार को बदनाम करने के मकसद से चलाया गया हो, ये सारी चीज़ें तो चलाई जा रही है, लेकिन सरकार किस एक्शन में है? 128 फर्मों पे मुकदमा कर दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया सरकार ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, एसआईटी गठित कर दिया, ईडी की जांच चल रही है और 128 फर्मों पे मुकदमा कर दिए गए। कितने लोग जेल चले गए, कितने लोगों पे कार्रवाइयां हो रही हैं। इसे नहीं दिखाया जा रहा कि सरकार किस एक्शन मूड में है और सरकार कितनी बड़ी कार्रवाई कर दी है। तो ऐसे दिखाया जा रहा है, लगता है कि यहीं कोडिन बनता है, यहीं पी के मर गए सब। ये जो है, ये सब खाली सरकार को बदनाम करने की ये साजिश रची गई है। और जो भी अगर इसमें गलतियां होगी, कहीं अगर गलत पाया जाएगा, किस प्रकार की गलतियां पाई जाएगी, ये जांच का विषय है और सरकार जांच करा रही है। और जिसको ये इसमें सरकार दोषी पाएगी, किसी को बख्शेगी नहीं सरकार। सबसे अच्छा राजनेता आप किसको मानते हैं? आखिरी सवाल। सबसे अच्छा राजनेता उत्तर प्रदेश में और देश में दोनों? उत्तर प्रदेश में इस समय अच्छी नेतृत्व महाराज जी कर रहे हैं। महाराज जी के बाद जो है कि अन्य नेताओं जो अपने अपने भूमिका में सब नेता कर रहे हैं। और देश में माननीय मोदी जी को बहुत अच्छा नेता हम मानते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा जो है कि देश चल रहा है। और मोदी जी के बाद भी जो है कि जो शीर्ष नेता हैं अपने अपने विषय की भूमिका बहुत बखूबी निभाते हैं। माननीय गृह मंत्री जी को जो भूमिका मिलती है अच्छे से निभाते हैं, माननीय प्रधान जी को मिलती है, रक्षा मंत्री जी को मिलती है, भूमिका अच्छे से निभाते हैं। तो तमाम ऐसे कितने लोग हम नाम लें कि अपने भूमिका में मैं एक वेबसाइट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि विनीत सिंह को कपड़े और हथियार और गाड़ियों का बहुत शौक है। कोई एक वेबसाइट में पढ़ रहा था, उस पर दिया था कि शौक है आपको। देखिए, जो कपड़े पहने आपके सामने हैं, जो जूते पहने आपके सामने हैं, कहने के लिए कुछ भी लोग कहें, हमें अगर किसी चीज़ों का बहुत बड़ा, न मुझे बहुत बड़ा कपड़े की शौक है, न खाने पहनने का। मेरा खाना देखेंगे तो सादा खाना, एकदम सिंपल सा। जीवन में मैंने चाय पिया नहीं, कॉफ़ी पिया नहीं, कोल्ड ड्रिंक पिया नहीं, कभी नॉनवेज खाया नहीं।
तो कौन सा ऐसा शौक मैं पाल के बैठा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह का मेरा शौक है। अगर शौक मुझे बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा शौक रहता है, सबसे मैं यही कहता हूँ कि देश के नवयुवकों को एक प्रेरणा मैं यही देता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी नशा न करे। हमेशा जो है कि नवयुवक जो है कि योगासन करते रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो इससे बड़ा जो है कि शौक कोई नहीं हो सकता है। दीर्घायु रहेंगे आप, स्वास्थ्य का हमेशा लाभ मिलेगा आपको। यही मेरा हमेशा शौक रहता है कि हमेशा एक्सरसाइज का शौक रहता है, हमेशा शौक रहता है कि अच्छे भोजन का रहता है। अच्छे भोजन मीन्स ये होता है कि किस प्रकार का सादा भोजन, उच्च विचार वाला भोजन रहता है मेरा। और सिंपल कपड़ा मेरा रहता है, कभी कपड़े में मेरा तड़म झड़म नहीं रहता है। लोग क्या कहते हैं वो अलग विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मिर्जापुर के एमएलसी विनीत सिंह, श्याम नारायण सिंह और विनीत सिंह, पूरा नाम इनका आप लोग जानिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ विनीत सिंह के नाम से जानते हैं। तो आज के इस हमारे मठाधीश कार्यक्रम में हमने इनसे तीखे सवाल किए और इन्होंने बेबाक तरीके से इसके जवाब भी दिए। अभय सिंह और धनंजय सिंह की लड़ाई को लेकर सीधे तौर पर विनीत सिंह ने कहा कि हमेशा इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि कभी आमने सामने पड़िए तो बातचीत हो जाए। ब्रिजेश सिंह के यहाँ जिस बैठक का जिक्र था, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई और पूर्वांचल का कोई भी कालीन भैया नहीं हो सकता और पूर्वांचल को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल सिर्फ सरकार करती है और योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो पूरे प्रदेश पर कंट्रोल कर रही है। मुख्तार से लड़ाई की बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि लड़ाई में सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई होती है, उसमें परिवार और समाज उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई जिससे है उसके जाने के बाद वो लड़ाई समाप्त हो जाती है। और कभी भी जाति की राजनीति विनीत सिंह ने नहीं की। उनका कहना है कि क्या ठाकुर, क्या ब्राह्मण, क्या ओबीसी, क्या दलित, क्या पाल समाज, क्या अनुसूचित जनजाति, सभी बिरादरियों को, सभी जातियों को एक साथ लेकर विनीत सिंह राजनीति करते हैं। हालांकि इस बात का जवाब सही तरीके से नहीं आया कि आखिर कैसे वो जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों को जिता लेते हैं, कैसे वो विधायक सांसद बना लेते हैं, क्योंकि इस बात की चर्चा सारे राजनीतिक गलियारे में होता है। सत्ता से सिंहासन तक इस बात का जिक्र होता है कि जिसको चाहते हैं विनीत सिंह उसको जिताते हैं। इसीलिए हमने अपने इस शो का नाम मठाधीश रखा है कि जो राजनीति का माहिर फनकार हो। और हर शब्द पे उन्होंने जवाब दिया। धनंजय सिंह को लेकर जो अभय सिंह ने कहा था कि इन्होंने मदद की तभी उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, सदस्य भी दिया और पैसा भी दिया, उस बात पर सीधे तौर पर विनीत सिंह का कहना है कि ये बातें अंदर की होती है और किसी का दोस्ती है, सहयोग है तो उसका सहयोग करना चाहिए और बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। नमस्कार।